हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो क्या करने वाले हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को देने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे मैंने अपने 45 मार्क्स को जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में इंक्रीज़ किया था और फाइनली अपना प्रीलिम्स क्लियर कर पाया था। क्योंकि आज के वीडियो में क्या बात होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनके मार्क्स कितने बन पाते हैं, 60 to 70 मार्क्स तो बन पाते हैं, यानी कि 60 to 70 मार्क्स तो बन पाते हैं। परंतु क्या, जो यूपीएससी होती है उसके क्या मतलब कि कट ऑफ कितना जाता है, 90 प्लस जाता है। यानी कि उनको लगभग क्या 30 से 35 नंबर की मतलब कि हमेशा मार्जिन रह जाता है कि प्रीलिम्स क्लियर होने में। मैं नॉर्मल एवरेज मतलब कि एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं उनका क्या 2 से 3 नंबर से हर बार रुक जाता है प्रीलिम्स, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। परंतु आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिनके क्या आ रहे हैं 60 to 70 क्वेश्चन, मतलब कि 60 से लगा करके 70 तक मार्क्स तो आ पा रहे हैं, परंतु इसके आगे मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो कैसे अपने मार्क्स को 100 तक ले जा पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बात करता हूँ और मैं आपको अपनी मार्कशीट भी दिखाऊँगा कि कैसे मैंने अपने क्या प्रीलिम्स में 45 मार्क्स को इंक्रीज़ किया था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरी ये क्या प्रीलिम्स की मार्कशीट कब की है, ये मेरी 2022 की प्रीलिम्स की मार्कशीट है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे जीएस पेपर 2 यानी कि जो सीसेट है उसमें तो मतलब कि 70 मार्क्स हैं, जो कि मतलब कि क्लियर था। और सीसेट में मुझे खास मतलब कि प्रॉब्लम भी नहीं थी, क्योंकि मैं 1 से 2 महीने अगर लास्ट में पढ़ लेता हूँ तो मतलब कि आराम से क्लियर हो जाता है सीसेट। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, जीएस वाले पेपर में। यानी कि यहाँ पे कितने 50-60 ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब कि 50 से 60 नंबर ही हर बनवा रहे थे हर बार में, 60-70 फाइनली कट ऑफ से मतलब कि 10 से 15 नंबर हर बार में रुक जाता था। तो और ज़्यादातर एस्पिरेंट की यही प्रॉब्लम भी होती है कि उनके क्या 70 से लगा करके 80 नंबर तो आ जाते हैं, परंतु लास्ट में कट ऑफ कितना चला जाता है, 90 जाता है या फिर 92, 93, 95 ऐसा करके कट ऑफ जाता है। तो आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे मार्क्स आप देखेंगे अभी कि 2022 के मार्क्स आप देखिएगा तो यहाँ पे कितना 99 98.97 है। तो इसका मतलब क्या है, ये कट ऑफ मतलब एक तरीके से कट ऑफ के लिए मतलब कि इनफ होते हैं। और इस बार जो मतलब कि 2022 का कट ऑफ कितना गया था, 82 के आसपास में कट ऑफ गया था। तो यानी कि कट ऑफ से लगभग 10 से 15 नंबर, मतलब कि 15 से 20 नंबर क्या है, ज़्यादा ही है। तो आखिर मैंने ऐसा क्या किया था, तो अभी चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मतलब कि हम लोग बात करते हैं कि आखिर नॉर्मल जो एस्पिरेंट होता है वो मिस्टेक कहाँ पे करता है। क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए पहले तो एस्पिरेंट मिस्टेक कहाँ पे कर रहा है और उस मिस्टेक को सुधारना पड़ेगा। उसके बाद में क्या हमें करना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए जिससे हमारे क्या मार्क्स बढ़ सकें। तो हम लोग दोनों पे बात करेंगे कि आखिर नॉर्मली एस्पिरेंट जो है कहाँ पे मिस्टेक करता है और उसके बाद में कहाँ पे उसकी अपनी मिस्टेक को सुधारना है। उसके बाद में हम लोग क्या सब लोग कंप्लीट डिटेल में भी बात करेंगे कि लास्ट 5 ईयर्स में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि एस्पिरेंट मिस्टेक कहाँ पे कर रहा है। ये सबसे पहले तो बता देते हैं 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ में 27-28 कभी भी आप पेपर देंगे मतलब कि अपना यूपीएससी का, तो आपका हमेशा के लिए मतलब कि एक तरीके से ये ब्लूप्रिंट रहेगा कि आप इसको मतलब अगर देखेंगे तो आपका कहीं न कहीं जो एक तरीके से प्रीलिम्स जो है, उससे रिलेटेड जितने भी इंक्वायरी मतलब कि क्वेरीज़ होंगी वो सारी की सारी सॉल्व हो पाएँगी। सबसे पहले तो मतलब कि क्या एस्पिरेंट मिस्टेक करता है, पहले तो एस्पिरेंट मिस्टेक करता है इम्प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग इतनी करता है, इतनी बड़ी प्लानिंग कर लेता है कि उस प्लानिंग में ही मतलब खो जाता है। जैसे कि वो मतलब कि बना लेगा कि उसे क्या 100 टेस्ट देने हैं प्रीलिम्स से पहले-पहले, और क्या करना है, कम से कम 2 से 3 बुक पढ़ लेगा कि हिस्ट्री की पढ़नी है, 2 से 3 ज्योग्राफी की पढ़नी है, या फिर मतलब कि इतनी प्लानिंग बनाएगा कि मुझे क्या आज 12 घंटे का पूरा स्टडी प्लान बना लेगा और टाइम टू टाइम बिल्कुल मतलब कि एक तरीके से फिक्स करता चलेगा। 1 से लेकर के 2 क्या करना है, 2 से 3 क्या करना है, 3 से 4 क्या करना है। मतलब कि इतना ज़्यादा प्लानिंग करेगा कि उसका मतलब कि सारा का सारा मतलब कि एनर्जी प्लानिंग में ही खर्च हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मतलब कि एक तरीके से प्लानिंग बनानी है, परंतु क्या करना है, एक तरीके से मतलब कि आइडियल नहीं, मतलब कि एक तरीके से व्यवहारिक प्लानिंग बनानी है। यानी कि ऐसी प्लानिंग जो इम्प्लीमेंट हो सके। उसके बाद में क्या करना है, लेक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो वही कहीं न कहीं वही आ गया कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता ज़्यादातर स्टूडेंट का। वो क्या करते हैं, कभी ये बुक पढ़ी, कभी ये बुक पढ़ी, कभी क्या करता है एक साथ में 2-2 बुक पढ़ने लगता है, कभी क्या टेस्ट सीरीज़ दे रहा है, तो कभी करंट अफेयर्स में ही पूरा दिन निकाल रहा है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। तो यानी कि सबसे बड़ी दूसरी मिस्टेक क्या आती है, लेक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। पहली इम्प्रॉपर प्लानिंग, दूसरा लेक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तीसरा होता है डिपेंड ऑन टेस्ट सीरीज़, यानी कि टेस्ट सीरीज़ पे ही पूरा डिपेंड हो जाता है और हमेशा सोचता रहता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में अभी कौन सी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, टॉपर्स ने कौन सी टेस्ट सीरीज़ दी थी, यही सब मतलब कि सोचता रहता है। उसके बाद में क्या, लो नॉलेज, यानी कि नॉलेज तो उसके पास कम है, वो टेस्ट सीरीज़ में ही टाइम लगाया पड़ा है। डेली के 2 टेस्ट दे रहा है और बाद में क्या नॉलेज गेन नहीं कर रहा है, नहीं। तो ये भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम आती है। या फिर क्या कर रहा है, टेस्ट सीरीज़ तो दे रहा है, उसके बाद में एनालिसिस ही नहीं कर रहा है, तो मतलब कि टेस्ट सीरीज़ का कोई मतलब कि करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो दूसरी हमारी क्या मिस्टेक हो गई कि मतलब कि टेस्ट सीरीज़ तो बहुत देगा पर उसका एनालिसिस नहीं करेगा। तो यानी कि तीसरी हमारी हो गई डिपेंड ऑन टेस्ट सीरीज़ पर लो नॉलेज। उसके बाद में क्या, करंट अफेयर्स को ज़्यादा है कम। ये भी कहीं न कहीं बहुत सारे एस्पिरेंट की प्रॉब्लम रही है कि वो क्या करेंगे, या फिर करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा टाइम देने लगेंगे, यानी कि 4 से 5 घंटे केवल वो केवल करंट अफेयर्स को ही देंगे।
और कुछ एस्पिरेंट क्या होंगे, वो केवल 10 से 5 मिनट भी नहीं देंगे, यानी कि वो सोचेंगे सीधे सीधे मैं लास्ट के मतलब कि 1 मंथ में 365 पढ़ लूँगा, यानी कि वो क्या सोचेंगे लास्ट के मैं 3 मंथ में क्या कर लूँगा, जो करंट अफेयर्स का 365 आएगा उसको मैं पढ़ लूँगा और मेरा आराम से हो जाएगा। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ एस्पिरेंट क्या करें 4 से 5 घंटे डेली दे रहे हैं, कुछ एस्पिरेंट क्या करें लास्ट के केवल 1 महीने में 365 पढ़ लेते हैं और चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि उनका करंट अफेयर्स उसी से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो यानी कि करंट अफेयर्स को आपको क्या है डेली से 1 से 1.5 घंटा तो मतलब करंट अफेयर्स को देना चाहिए और अच्छे से देना चाहिए। तो चौथी मिस्टेक क्या हो गई, करंट अफेयर्स में या फिर बहुत ज़्यादा टाइम दे देना या फिर बहुत ही कम टाइम देना। उसके बाद में हमारे चौथी बाद में पाँचवीं मिस्टेक क्या आती है, 4 तो हमारी हो गई, पाँचवीं होती है सीसेट को इग्नोर करना। और हिंदी माध्यम में अगर देखा जाए तो लगभग 90% जो एस्पिरेंट हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो सीसेट को शुरू में तो इग्नोर करते हैं, परंतु लास्ट के मंथ में क्या होता है, लास्ट के मंथ में इतना ज़्यादा उनको प्रेशर हो जाता है कि मेन चीज़ उनका सीसेट की वजह से ही प्रीलिम्स रुक जाता है। तो हमारे क्या सीसेट को भी इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद में लेक ऑफ एग्ज़ाम एप्टीट्यूड, आप लोग जानते होंगे यूपीएससी का, आप अगर आपने दिया होगा इससे पहले, तो आपका क्या होगा कि अगर आपके पास एप्टीट्यूड नहीं है तो आप क्या 20 से 25 क्वेश्चन ही सही कर पाएंगे। मतलब कि 20 से 25 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपको क्या आते होंगे डायरेक्टली, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करने होते हैं, खुद से करने होते हैं। तो यानी कि लेक ऑफ एग्जाम एप्टीट्यूड। तो हमने बात कर लिया अभी क्या कि आखिर मतलब कि यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होता है वो मिस्टेक कहाँ पे करता है। अभी चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, आखिर अभी हमें करना क्या चाहिए। तो अभी हमें करना चाहिए जो इस पे ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करना हमें, कवरेज स्टैटिक्स एंड करंट अफेयर्स बोथ, यानी कि हमें स्टैटिक को भी सही से पढ़ना है और करंट अफेयर्स को भी इग्नोर नहीं करना है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें क्या स्टैटिक्स को कम से कम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, करंट अफेयर्स को भी कई बार पढ़ना है। उसके बाद में टेस्ट सीरीज ऑन एग्जाम टाइम एंड प्रेशर, यानी कि हमें टेस्ट सीरीज तो देनी है। सारे स्टूडेंट इस पर मतलब कि बात करते हैं और इस पर डिबेट करते हैं कि मुझे क्या 50 टेस्ट देने हैं या फिर 60 टेस्ट देने हैं, परंतु कोई इस पर डिपेंड नहीं करता कि उसको टेस्ट देना कैसे, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग देना है और एग्ज़ाम प्रेशर में देना है। यानी कि उसको सारे के सारे टेस्ट किस में देना है, एग्जैक्ट 2 आवर्स में और एग्जैक्ट टाइम में और एग्जैक्ट उसी प्रेशर के रूप में देना है। तभी क्या होगा आपका जो प्रीलिम्स मतलब कि एक तरीके से उसी टाइम में आपका माइंडसेट जो होगा बन पाएगा। तो पहले तो क्या करना है आपको, टेस्ट सीरीज एग्जाम टाइम में और उतने ही प्रेशर पे देना है। साथ ही साथ क्या कवरेज स्टैटिक्स एंड करंट अफेयर्स। उसके बाद हमने क्या बोला, सबसे मोस्ट और जो कि सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, अगर जिसने कर लिया उसका प्रीलिम्स 100% क्लियर होगा, क्या करना है एटलीस्ट 40 क्वेश्चन जीएस के, यानी कि आपको डेली 40 क्वेश्चन आज से ही अगर आप देते हैं, डेली 40 क्वेश्चन आप टेस्ट के मतलब कि जो है डेली के डेली 40 क्वेश्चन आप एमसीक्यू दीजिए जीएस के, जीएस बन के, और कम से कम 20 क्वेश्चन अगर आपने डेली सीसेट के दे लिए तो लगभग आपका क्या है 90% काम तो हो गया यहीं से। क्या करना है आपको, डेली के 40 एमसीक्यू जो हैं जीएस बन के देने हैं और 20 एमसीक्यू क्या जीएस 2 के देने हैं, डेली के देने हैं। अगर आपने इतना कर लिया अभी से, अगर आप मान के चलें अगर आपके पास 100 दिन भी बचे हैं, 100 दिन में आप सोच लीजिएगा आप कितने क्वेश्चन जो हैं डेली बेसिस पे दे पाएंगे। और डेली बेसिस पे आप जानते भी होंगे कि डेली एक बादाम खाना ज़्यादा बेहतर है, डेली के एक क्या बोला मैंने, डेली एक बादाम खाना ज़्यादा बेहतर है, बल्कि लास्ट के दिन में 40 बादाम खा लेना। तो ये हो गया। उसके बाद में क्या, उसके बाद में हमें करना मल्टीपल टाइम्स क्या करना पीवाईक्यू को, यानी कि पीवाईक्यू को जितनी बार कर सकते हो आप उतनी बार आप पीवाईक्यू को करिएगा। तो इतना हो गया हमारा क्या, आखिर आपको क्या करना है अगर आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स 2026 को निकालना है। तो इन आपको क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि हम लोगों को क्या जीएस वन में आखिर किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और लास्ट के 5 सालों के ट्रेंड एनालिसिस को हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको ये बात अगर हर समय ध्यान है, अगर आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़िएगा। अगर आपको ये चीज़ दिमाग में बैठ गई तो लगभग क्या आपको पता लग जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और लास्ट के 5 सालों में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले तो क्या हमारा भारत की राज्य व्यवस्था, यानी कि हमारा पॉलिटी से कितने आ रहे हैं, 2025 में 17 क्वेश्चन आए। एक बात और बता देता हूँ, 1 से 2 नंबर का मतलब कि 1 से 2 क्वेश्चन का आगे पीछे किसी का हो सकता है। किसी अगर आप दूसरे सोर्स से मिलाएँगे तो हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन का आगे पीछे हो जाए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं उसको अपना पॉलिटी में जोड़ जोड़ देते हैं, कुछ उसका इकोनॉमी में जोड़ देते हैं, कोई अपना क्या है हिस्ट्री में जोड़ देता है। तो वो डिपेंड करता है कभी-कभी किस माइंडसेट से आप क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से हमारा 2025 में कितना क्वेश्चन आया था। तो 2025 में 17 क्वेश्चन आ गए थे, 2024 में 19 आ गए थे, 23 में कितने आ गए थे, 15 आ गए थे, 21 में 12 ही आ पाए थे, और इसके बाद में क्या यहाँ पे 21 होगा, यहाँ पे 22 मतलब कि 22 होगा, 21 लिख गया तो 17 आ गए थे। उसके बाद में 20 में 18। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पॉलिटी से लगातार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको क्या है पॉलिटी से ही मिल रहा है।
तो ये बात हो गई। दूसरी हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से कितने आ रहे हैं, देख रहा हूँ 14 17 14 13 14 17 17 15 15। तो इसका मतलब क्या है, जे मैं कोर कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ कि कोर इकोनॉमी आई है, बाकी करंट अफेयर्स इसमें यहाँ पे शामिल है, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन हर बार करंट अफेयर्स के भी होते हैं। तो यानी कि 15 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे इकोनॉमी से भी आ रहा है हमारा। अभी देखते हैं भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल से कितना आ रहा है। तो 2025 में कुछ बोल रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन आया था भारत के भूगोल से था। उसके बाद में क्या, जो विश्व का भूगोल उससे क्या 13 क्वेश्चन आ गए थे। इसका मतलब टोटल भूगोल से कितने आ गए, 14 इसमें आए। उसके बाद में क्या, इससे पहले भी 2 क्वेश्चन आए थे 24 में भी, और 15 क्वेश्चन हमारे क्या आए थे विश्व के भूगोल से। विश्व का भूगोल का मतलब है हमारा क्या, क्लाइमेटोलॉजी, जियोलॉजी, ओशनोलॉजी, और हमारा एक तरीके से मतलब कि जो भी मतलब कि ज्योग्राफी की और सब टॉपिक होते हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। जैसे कि वर्ल्ड मैपिंग हो गई, वो भी हमारा क्या है विश्व ज्योग्राफी में ही आएगा। उसके बाद में क्या है, भारत के भूगोल से आया 2023 में 6 क्वेश्चन आ गए थे, 2021 में 5 क्वेश्चन आ गए थे, 2022 में 5 क्वेश्चन आए, 2020 में भी 4 क्वेश्चन आ गए थे। वहीं हमारे क्या विश्व के भूगोल से आप देख रहे हो 13 15 8 7 6 क्वेश्चन आए। इसका मतलब टोटल हमारा अगर ज्योग्राफी से भी देखा तो मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन, मतलब कि अगर 10 भी मान लेते हैं तो चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कहाँ से आ रहे हैं, ज्योग्राफी से आ रहे हैं। अभी बात करते हैं कि हमारे इतिहास से। अब इतिहास में भी क्या 3 होते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आप देखेंगे कि हमारे जो प्राचीन भारत का इतिहास है, यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, चार 4 क्वेश्चन आए हैं 2024 में। उसके बाद में क्या है हमारे 2 क्वेश्चन आए हैं 2024 में, 23 में आए हैं 5, 21 में आ गए 2, 22 में आए कितने हमारे, यहाँ पे 22 होएगा, यहाँ पे 21 होगा, मैंने उल्टा बोल दिया था। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा 21 है। तो और 2021 में कितने आए, 2 आए हैं, 2020 में 4 आ गए थे। जो हमारा मध्यकालीन भारत था उसमें से देख रहे होंगे आप, 3 आए, 1 2 2 2 1। जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें क्या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 2024 में 7 आए थे, 2024 में 7, 2025 में 7 आए थे, 2024 में कितने 2 आए थे, 2023 में कितने आए 3। तो शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हमें लग रहा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा आए थे क्वेश्चन इसमें, तो हो सकता है आप आगे पीछे देख लीजिएगा इसको। उसके बाद में 22 में कितने 4 8 और 9 आ गए थे। कला एवं संस्कृति में आप देख रहे होंगे 2 हैं, 3 है, 3 है, 4 है, 7 है, 5 है। तो इसका मतलब हमारे ज्योग्राफी से कितने हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, लगभग आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या है इसमें हमारा, प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक भारत और कला एवं संस्कृति, इन तीनों को हम लोग क्या मानेंगे, इन तीनों को हम लोग मानेंगे हिस्ट्री ही। उसके बाद हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी आप देख रहे होंगे 10 15 11 11 13 13 15 क्वेश्चन आए। और हमारा पर्यावरण से भी देख रहे होंगे 10 12 14 16 20, देख रहे होंगे 20 कब आए हमारे, 2022 में क्या है, 2021 में 20 क्वेश्चन आ गया था, और 2017 20 में कितना है 13 है। उसके अंदर अगर करंट अफेयर्स को देखें तो करंट अफेयर्स में 15 19 16 15 और 4, और मैं हटा देता हूँ इसको 10। तो इस हिसाब से हमारे क्या है, करंट अफेयर्स में भी इतना आए। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपको आगे पीछे इधर मिल गए हो, तो उसको मैंने करंट अफेयर्स में मतलब कि काउंट कर लिया होगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं आगे क्या मतलब कि हमको करना चाहिए फाइनली। तो सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, कंटेंट पे काम करना है। यानी कि अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा तो आप कुछ भी दीजिए, चाहे टेस्ट दीजिए, चाहे पीवाईक्यू कीजिए, कुछ भी मतलब नहीं होता। यानी कि आपको सभी को पता होगा कि मतलब कि पहले तो बेसिक मतलब कि जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद में क्या पीवाईक्यू को सही से करना है, और साथ ही साथ क्या अपने जो भी मतलब कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। तो अगर आपने इतना कर लिया तो मतलब कि आपका बेसिक कंटेंट जो है मतलब कि क्लियर हो गया। और उसके बाद में क्या करना आपको, प्रैक्टिस करनी है। यानी कि जितना हो सके उतना क्या कीजिएगा, आप टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू यानी कि टेस्ट, पीवाईक्यू को भी अच्छे से दीजिएगा मल्टीपल टाइम्स। अगर आपने इतना कर लिया यानी कि टेस्ट जितने आप दे सकें, मतलब कोशिश कीजिएगा 25 से 30 टेस्ट तो मिनिमम दीजिएगा। और पीवाईक्यू के लिए भी क्या लगभग 25 से 30 सालों के आप पीवाईक्यू को भी कवर कर लीजिएगा। तो इतना आपका क्या होगा, प्रैक्टिस वाले सेक्शन में हो जाएगा। यानी कि प्रैक्टिस तो मिनिमम करनी ही पड़ेगी इतनी। उसके बाद में आपको क्या करना, फाइनली अगर आपको ये चीज़ नहीं आई यानी कि एप्टीट्यूड, अगर आपका एग्जाम एप्टीट्यूड नहीं है तो आपका मतलब कि प्रीलिम्स आप कितना भी पढ़ लीजिएगा क्लियर ही नहीं हो सकता। मेरे प्रीलिम्स का भी मैं बताऊं, मैंने 45 ऐसे ही मार्क्स नहीं खींच पाए। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्टीट्यूड बनाना ही पड़ेगा। एप्टीट्यूड कैसे बन पाएगा, आपको पीवाईक्यू को जो है केवल मतलब कि कंटेंट के रूप में नहीं देखना है। किस रूप में देखना है, आपको पीवाईक्यू देखना है कि आखिर क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हुई है, कि क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने कैसे फ्रेम किया है। अगर आप पीवाईक्यू को देखेंगे मल्टीपल टाइम्स मतलब कि क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो चेंज होता है, परंतु जो फ्रेमिंग होती है सेम टू सेम वही फ्रेमिंग ही रहती है। यानी कि एप्टीट्यूड यही कहता है कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन ही डायरेक्ट मिल पाएंगे, परंतु क्या 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे, परंतु क्या
आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे जैसे आपको पजल मिली है, यानी कि आपको पजल के रूप में देखना है, उसको सॉल्व करना है, आप तुरंत उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो इस हिसाब से हमको क्या एप्टीट्यूड आपका सेट होगा। अगर आपका एप्टीट्यूड सही हुआ तो अगर आपको 25 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गए, 25 क्वेश्चन अगर आपको 25 क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट मिल गए और एप्टीट्यूड से भी आपने क्या लगभग 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सही कर दिए, क्योंकि ये बचे हुए 80 क्वेश्चन अगर मतलब कि 25 क्वेश्चन अगर आ गए तो 75 क्वेश्चन आपके बचेंगे। तो 75 में से आप अगर मान लिया 70 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं, यहाँ पे भी बात कर लेते हैं कि अटैम्प्ट कितने करने हैं, वो आपके ऊपर मतलब कि पर्सनली अटैम्प्ट मतलब कि डिपेंड करता है। फिर भी मैं क्या कहूँगा, फिर भी मतलब कोशिश कीजिएगा 90 प्लस अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर आप मेरा 70 क्वेश्चन भी इसमें अटैम्प्ट करते हैं, उसमें अगर 40 क्वेश्चन भी आपके सही होते हैं तो यहाँ यानी कि 65 क्वेश्चन आपके नेट में सही हो जाएंगे और आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो पाएगा। तो आशा करते हैं मैंने आपको क्या सारे के सारे पॉइंट पे बात कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई लग रहा है कि इस पॉइंट पे मैंने बात नहीं की, आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में उस पर ज़रूर बात कीजिएगा और मैं आपको जब भी देखूंगा उसका तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।